अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस ये किया था कि प्रोग्रामिंग में हमें कोई ऐसा टूल मिल जाए जिसको मैं मतलब कुछ लाइंस ऑफ कोड में उसमें लिख दूं, उसके अंदर जो मेन फीचर हो वो रीयूजबिलिटी हो, यानी मैं उसको जहाँ चाहूँ वहाँ कॉल कर सकूँ, वो कॉल वहाँ पे हो। और एक और उसमें हमने फीचर समझा था कि जितनी दफ़ा चाहें हम उसको कॉल कर सकते हैं, तो उसको हमने बोला था फंक्शन टूल, कि फंक्शन की मदद से हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं कि हम जहाँ चाहें उसको कॉल कर लें। अच्छा, अब फंक्शन की मदद से ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि यार अगर मल्टीपल टाइम कॉल करना है तो फिर तो उसको ऐसा होना चाहिए कि वो डाटा जहाँ उसको कॉल कर रहे हैं वहाँ से लेना चाहिए। उसको फिर हमने पैरामीटर और आर्गुमेंट का नाम दिया। तो उसी को हम आज दोबारा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फंक्शन ऐड, उसकी पैरेंथेसिस आ जाएंगी और उसके अंदर जो है हम ए वैल्यू ले लेंगे 10, बी वैल्यू ले लेंगे और सी वैल्यू के अंदर दोनों को सम करके फिर हम क्या कर देंगे, कंसोल करा देंगे। और ऐड को अगर हम कॉल करेंगे तो हम मल्टीपल टाइम ऐड को कॉल कर सकते हैं, लेकिन हर टाइम कॉल करने पे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, 30 आएगा हमारे केस में, ऐसे ही है ना। तो 30 दो दफ़ा आ रहा है। इस प्रॉब्लम के लिए अब हम जितनी दफ़ा कॉल करेंगे हमेशा आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं वो उनकी वैल्यू सेम रहती है जितनी भी दफ़ा वो चलें। इसके लिए हमें ये करना चाहिए, ये वाली वैल्यू हम कहाँ से पास करें, पैरामीटर से। तो हम पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ए बी कर लें और ये वाले वेरिएबल हम ख़त्म कर दें और इसमें वैल्यू पास कर दें 10 20, इसमें वैल्यू पास कर दें 30 40। अब क्या होगा, सेम कोड होगा लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो हम वहाँ से पास करेंगे जहाँ से हम उसको कॉल कर रहे हैं या रन कर रहे हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे, इसको कॉल करेंगे, अब आंसर 3070 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब मेरी एक ऐसी नीड है, वो नीड ये है कि पहली दफ़ा जब मैं ऐड करूँ ना, उसका जो आंसर बने उसके अंदर 20 जमा होना चाहिए। यानी हम इस ऐड का जो आंसर आ रहा है उसका जो भी आंसर है वो इसका इनपुट बने। इसका मतलब है अगर हम इधर लगा देंगे, लाइक मैं कह देता हूं कि सी के अंदर जो है ना वो C+20, लेकिन वो ऑलवेज क्या होगा, फिर 20 हार्ड कोड हो जाएगा। बात समझ आ गई। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक दफ़ा ऐड चले, उसका जो आंसर आए, हम ऐसे करते हैं ना कि 2 नंबर को सम किया, कैलकुलेटर पे करते हैं ना, उसका एक जवाब आता है, उसमें फिर हम कोई मजीद चीज़ ऐड करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने वो वाली लॉजिक अचीव करनी है और इससे करनी है तो हम कैसे करें, बात समझ रहे हैं। तो उसको करने के लिए हमारे पास एक टूल है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न टूल। क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है कि आपने जो फंक्शन की जो आउटपुट बनी है ना, वो फंक्शन के अंदर आपने प्रिंट नहीं करानी, उसको वापस भेज देना कहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन को हमने कॉल किया था। यानी हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया ना, वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न सी, रिटर्न सी वहाँ भेज दो जहाँ हमने इसको कॉल किया है। अब ये यहाँ लाइन नंबर 7 पे वो वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या है, 30। अब उस वैल्यू को मैंने क्या करना है, कैच करना है। तो कैच करने के लिए हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे, मे बी var रिजल्ट, और उसको इक्वल टू के बाद हम डाल देंगे। हमने बोला था ना असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट चॉइस पे कोई भी हम चीज़ कॉल करते हैं, पहले वो कॉल होती है, उसका जो जवाब आता है, फिर वो वेरिएबल में क्या होता है, असाइन होता है। जैसे एक्सप्रेशन के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी, पहले ऑपरेटर सॉल्व होते हैं, फिर उसका जो आंसर आता है वो असाइन होता है, इक्वल होता है। अब ये चीज़ यहाँ पे बन गई है,
ऐड वाली। अब इसका आंसर जो है वो रिजल्ट में चला गया है, ऐसे ही है। अब इस रिजल्ट में क्या होगा एक्चुअली 30, यानी ये 10 जाएगा ए में, 20 जाएगा बी में, सी में क्या हो जाएगा 30 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो समझो यहाँ पे इस सारे कोड की जगह पे क्या आ जाएगा, और 30 किस में चला जाएगा रिजल्ट में, 30 चला जाएगा रिजल्ट के अंदर। अब इस रिजल्ट को मैं कंसोल करा सकता हूँ, मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, इसको मैं ऐड में यूज कर सकता हूँ, जो मैं करना चाहूँ इसके साथ मैं कर सकता हूँ। अब यही रिजल्ट मैं एज एन पैरामीटर दोबारा उसको भेज सकता हूँ, जैसे 30 की जगह पे मैं क्या भेज दूँ रिजल्ट, और इसको 2 भेज दूँ साथ में। अब पहले पैरामीटर में क्या जाएगा 30, क्योंकि ये वाला पहले कॉल होगा तो इधर 30 आ जाएगा, 30 इसके पैरामीटर में चला जाएगा, और इसके पास क्या आ जाएगा, और इसके पास 2, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। और अगर हम उसको कंसोल कराते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आर आउटपुट, ये भी तो आउटपुट इसकी रिटर्न ही होगी ना, दूसरी दफा भी ऐड कॉल होगा तो रिटर्न तो होगा ना सी वहां से, और उसकी आउटपुट हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं। अब आउटपुट क्या आएगी 32। अब अगर मैं दूसरे पैरामीटर में भी रिजल्ट ही लिख देता हूँ, फिर 60 आ जाएगी ना, 30 दोबारा जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 हो गया, रिटर्न हो जाएगा तो 60 आ जाएगी। बात समझ आई आपको? तो रिटर्न क्या करता है, जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी है, यानी जो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो भी चीज़ रिटर्न करनी है, जब फाइनल जो चीज़ रिटर्न होगी वो आ जाएगी, हम इक्वल टू लगा के उसको वेरिएबल के अंदर कैच कर सकते हैं। वेरिएबल में कैच होगी, अब उसको आपने जिधर यूज करना है, देखो एक वेरिएबल तो वेरिएबल की तरह ही होता है ना, वो चाहे फंक्शन की आउटपुट से बना है लेकिन है तो वो वेरिएबल ही। अब उसमें वो सारे चीजें चल सकती हैं जो हम वेरिएबल पे चलाते हैं। सी देखो एक्चुअली रिटर्न सी, ये सी रिटर्न नहीं हो रहा, उसकी जो वैल्यू है ना वो रिटर्न हो रही है, तो उसकी वैल्यू क्या है, हाँ यानी उसके वेरिएबल रिटर्न नहीं हो रहा है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रिटर्न हो रही है, तो एक्चुअली 30 आ रहा है। तो हम यहाँ पे सी कैसे लिखूं, मैं रिजल्ट की जगह सी लिखूंगा तो वो नहीं चलेगा ना, सी तो डिफाइन ही नहीं है, सी तो एक्चुअली इसका पार्ट है ना फंक्शन का। मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ कि एक्चुअली फंक्शन चलता कैसे, आप लोगों ने फिर उसको उसके अंदर हम चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक कोड है, ये एक कोड है, ठीक है, मेन हमारी फाइल है script.js, इसमें हमने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ऐसे ही है, ये हमने कुछ लाइंस ऑफ जो है वो कोड इसके अंदर हमने लिख दिए। ये कुछ लाइंस ऑफ कोड इसके अंदर हमने लिख दिए। अब इसका फ्लो क्या है, अज्यूम करें कि इस लाइन के अंदर मैंने फंक्शन कॉल किया है 1 2 3 4, नंबर लाइन 4 के अंदर मैंने क्या किया है, फंक्शन की कॉलिंग की है। तो समझो कि मेरे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसको मैंने कॉल किया तो क्या होगा, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, जैसे लाइन नंबर 4 इस, और फंक्शन के अंदर भी मेरे पास मल्टीपल लाइनें हैं, एक ये लाइन है, 2 लाइनें, 3, ऐसे मेरे पास समझो 4-5 लाइनें हैं फंक्शन के अंदर, 3 4 ऐसे लाइनें हैं मेरे पास समझो। अब सबसे पहले क्या होगा, अगर ये लाइन 1 चली, 2 चली, 3, अब ये फंक्शन है और फंक्शन ये वाला है, समझो ये ऐड का फंक्शन है, तो ये क्या होगा, इस लाइन से कंट्रोल कहाँ पे चले जाएगा, इसकी लाइन नंबर 1 से के पास, ऐसे ही होगा ना। फिर क्या होगा कि इसकी सारी लाइनें जो हैं वो, यानी यहाँ से यहाँ तक सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, होने के बाद जो रिजल्ट आया है वो लेके दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल
सेम लाइन पे आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना। अब अगर अगली लाइन पे फिर आपने फंक्शन कॉल किया है या अगली लाइन नॉर्मल है तो वो नॉर्मल चल जाएगी, और आखिरी लाइन में फिर अगर आपने ऐड फंक्शन कॉल कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर इस लाइन से कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, फंक्शन की पहली लाइन पे, और फिर जब उसका सारा कोड खत्म हो जाएगा फिर वहाँ से ये वापस उस जगह आ जाएगा। तो एक दफ़ा ये जाता है इस फंक्शन में, सारी लाइनें चलाता है, एंड जब हो जाता है फिर वापस आ जाता है। अब एंड हो जाता है जब वो जो डाटा लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न डाटा, क्या बोलते हैं। और जब वो लेके जाता है डाटा उसको क्या बोलते हैं, वो पैरामीटर रिसीव करता है फंक्शन, या हम क्या भेजते हैं यहाँ पे, ये पैरामीटर होते हैं इसके अंदर, और जब वो यहाँ से लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। बात समझ आई आपको। यानी जिस भी लाइन पे आ गया फंक्शन कॉल करेंगे तो कंट्रोल दोबारा उस फंक्शन के पास जाएगा, उसमें जितनी लाइनें वो टॉप टू बॉटम चलेंगी, एंड पे जो भी फैसला होता है अगर आपने रिटर्न किया तो रिटर्न वाला डाटा लेके वापस वो आ जाएगा। समझ आइए आपको कि एक फंक्शन कैसे चलता है। यानी ये कोड है लिखी जा रहा है, जैसे फंक्शन का नाम आएगा कॉल होगा तो कंट्रोल उस लाइन से दोबारा कहाँ चला जाएगा, फंक्शन के अंदर। अब फंक्शन में समझो 1000 लाइनें हैं, वो 1000 लाइनें सीक्वेंस में क्या होंगी, चलेंगी, और उससे अब अज्यूम करो, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं, इसकी लाइन नंबर 3 पे हम एक और फंक्शन कॉल कर देते हैं। ऐसा हो सकता है ना, एक लूप में इफ कंडीशन आ जाती है, इफ में लूप आ जाता है, लूप में फंक्शन आ जाता है, फंक्शन में लूप, कुछ भी हो सकता है। अब एक फंक्शन के अंदर मैंने और फंक्शन बना दिया इसकी लाइन नंबर 3 पे, तो फिर क्या होगा, समझो ये दूसरा फंक्शन है। अब इसकी लाइन नंबर 3 से पहले इसकी लाइन इस फंक्शन के पास जाएगा कंट्रोल, उसकी सारी लाइनें चलाएगा, उसका जो फाइनल आंसर होगा वो इसकी लाइन नंबर 3 पे लेके आएगा। फिर जब ये भी लाइन चल जाएगी, ये भी चल जाएगी, जब ये खत्म होगा तो फिर वो अपनी यहाँ पे आएगा। अगर वो एक और फंक्शन हम कॉल कर दें फिर उससे भी आगे की बात चली जाएगी। तो क्या हो रहा है, लाइन नंबर 1 चली, 2 3 4, जैसे ही 5 वाली लाइन चली उससे फंक्शन की कॉलिंग थी, वो यहाँ से आर्गूमेंट लेके फंक्शन के पास चला गया डाटा लेके, फंक्शन ने अपनी बॉडी कॉल की, उसकी लाइन नंबर 3 पे एक और फंक्शन था, उसने कंप्लीट करने से पहले उसके पास चला गया, वहां जाके उसने सारे फंक्शन क्या किए, सारा फंक्शन खत्म किया, उसका जो जवाब आया उसको लाइन नंबर 3 में वो लेके आया। जब वो वहां पे आ गया उसके बाद वो वाला फंक्शन कंप्लीट हुआ, और जब वो कंप्लीट हुआ फिर वो मेन फाइल के अंदर लाइन नंबर 4 पे चला गया। समझ आई कि कैसे एक फ्लो जो है वो एग्जीक्यूट करता है। लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाई का फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन है मल्टीप्लाई। अब इसमें मैं बोल देता हूँ CD, बात समझ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, रिटर्न C मल्टीप्लाई D। अब डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर सकते हैं कि नया वेरिएबल बनाने की जरूरत है नहीं। अब अज्यूम करो कि C का जो आंसर आया है ना, C जो आंसर आया, मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, इसके अंदर यहाँ रिटर्न करने के बजाय C मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई रिटर्न करता हूँ, और उसके अंदर मैं C पास करता हूँ, साथ में A पास कर देता हूँ। अब क्या होगा, या और समझने के लिए रिटर्न शायद आपको कंफ्यूज कर दे, var D या y कर लेते हैं, रिटर्न y। क्या हो रहा है, कैसे कोड चलेगा, अगर हम ये और सिंपल कर लें तो सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन, ये दोनों फंक्शन है तो चलना नहीं है, तो सबसे पहली लाइन कौन सी चलेगी, लाइन 16 ही चलेगी हमारे इस कोड के अंदर। नहीं समझ आई, ये फंक्शन चलेगा, फंक्शन ऑटोमेटिकली नहीं चलता, उसको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, तो ये चलेगा, ये वाला फंक्शन चलेगा, नहीं चलेगा ना, हमने इसको कॉल कहाँ किए। समझो लाइन नंबर 1 पे कुछ होगा, 2 पे, 3 पे कुछ होगा नहीं, लाइन नंबर 14 तक कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ क्यों नहीं होगा, देखो मैं अभी चला के दिखाता हूँ, कुछ हुआ, क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि फंक्शन ऑटोमेटिकली तो नहीं चलता, फंक्शन को चलाना पड़ता है। अब चलाने के लिए ये फंक्शन मेरा चला, अब ये जब फंक्शन चला तो एक्चुअली कंट्रोल किस लाइन पे वापस चला गया। अभी हमने बोला बार एक नया वेरिएबल बनाओ रिजल्ट, उसमें जो ऐड का आंसर आ रहा है ना, यानी ऐड का जो फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है उसको किस में रख दो, रिजल्ट में रख दो। लेकिन चूंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसकी लॉजिक मैंने बताई है, वो क्या होती है कि पहले उसने कैलकुलेट करना है, आंसर बनाना है, यानी जो फंक्शन रिटर्न करना है वो पहले उसने क्या करना है, फाइंड करना है, और जो उसका आंसर आएगा उसको किस में रखना है, रिजल्ट में रखना है। अब एक्चुअली जब ये वाली चीज देखेगा तो क्या होगा, अब कंट्रोल लाइन नंबर 16 से वापस कहां पे जाएगा, लाइन नंबर 7 पे जाएगा। वहां पे जाके दोनों पैरामीटर्स बनेंगे, पैरामीटर्स बनने के बाद यहाँ पे सॉरी सी आना था ना, तो ये वाली लाइन होगी, इस लाइन में क्या होगा, 30 आ गया, छोटे निकल गए आगे, समझ आया ना, मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2 5 तो कितना आंसर आ गया, 7, इसमें 7 आ गया। अब लाइन नंबर 10 पे क्या होगा, लाइन नंबर 10 पे हम कह रहे हैं कि y का वेरिएबल बनाओ, वो बना देगा, उसमें वैल्यू क्या रखो, मल्टीप्लाई सी बी। तो एक्चुअली वो इसको कैलकुलेट करेगा, तो कैलकुलेट करने के लिए दोबारा कंट्रोल लाइन नंबर 10 से कहां जाएगा, वो मल्टीप्लाई को कॉल करने जाएगा। तो मल्टीप्लाई कहां रखा है हमने, ऊपर। तो एक्चुअली दोबारा कंट्रोल लाइन नंबर 10 से कहां आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। 3 पे आके वो कैलकुलेट करके आंसर यहां से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब इसका जो आंसर रिटर्न होगा वो कहां पे होगा, लाइन नंबर 10 पे। तो वो क्या आंसर होगा, हमने सी बी भेजा, 7 और बी 5 था, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35। तो 35 इसमें आ गया, किसमें, y में। तो यहां से एक्चुअली क्या रिटर्न हो जाएगा, 35। तो ये जो मैंने पिक्चर बनाई है ना, ये चीज बन गई है कि मेन कोड से हमने पहले एक फंक्शन को चलाया, उसमें जाके एक और फंक्शन को, तो पहले वो चला, उससे आगे वो चला, उसका जो जवाब आया वो उस फंक्शन में आया, फंक्शन का जो जवाब आया वो फिर मेन फाइल में दोबारा आया। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शंस, यानी एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करना। जैसे नेस्टेड इफ थी, हमने एक नेस्टेड फंक्शन बना लिया। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई को इसके अंदर ही कॉल करोगे, आप मल्टीप्लाई को डायरेक्टली कॉल कर लो ऐड की जगह पे, तो क्या आ जाएगा आंसर। इस केस में कंट्रोल कहां जाएगा, लाइन नंबर 16 के बाद 3 पे, 7 पे क्यों जाएगा, ऐड तो लिखा ही नहीं कहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। लॉजिक समझ आ रही है कि हम किस तरह इस चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरह इस चीज का जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो रिटर्न कैसे काम करता है, समझ आ गया। अब एक चीज देखनी है कि एक फंक्शन जो है ना वो कितनी चीजें रिटर्न कर सकता है। हम ऐड पे दोबारा रहते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज बीच में से रिमूव कर देते हैं और हम यहां से a प्लस बी सी, और सी के अंदर हम प्लस प्लस कर देते हैं, तो कितना हो गया, एट आ गया। कैसे आया, a 2 + 5 ये 7 हो गया, 7 में का इजाफा करके फिर मैंने उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब आप मुझे बताएं, मैं चाहता हूं कि C++ करके मैं एक और वेरिएबल बनाऊं d, और उसकी वैल्यू में रख दूं मैं C++। तो अब या ऐसा करता हूँ C+1, ताकि C चेंज ना हो, D चेंज हो। अब एक मेरे पास वैल्यू है क्या, अगर ये वाला डाटा देखें 7, D क्या है 8, मैं ये दोनों वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूँ, C भी और D भी।
तो रिटर्न सी, आगे फिर रिटर्न टी। अब मेरे पास इस वेरिएबल में क्या आंसर आएगा? रिटर्न सी और रिटर्न डी। देखा ना, जिस तरह मैं पैरामीटर ए और बी ले रहा हूं, ज्यादा भी ले सकता हूं, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे मैंने रिटर्न लगा दिए 2 पैरामीटर में, तो आ गया, उसको लेके हमने कैलकुलेशन कर ली, रिटर्न 2 लगा दिए, तो अब इस वेरिएबल की कैलकुलेशन हो गई। अब इसमें क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? यार देखो, 2 पैरामीटर लिए हैं, तो 2 चीजें रिटर्न कर दी हैं, तो इस वेरिएबल में कितनी चीजें स्टोर होंगी? रन करके देख लें। क्यों नहीं रिटर्न होगा? अच्छा, ये क्या बोल रहा है? अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, एक फंक्शन के अंदर अनलिमिटेड पैरामीटर तो रिसीव हो सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। ये रिस्ट्रिक्शन है। अगर किसी फंक्शन में रिटर्न आ गया, उसके नीचे आप 100 चीजें लिखते रहें, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। लाइक आपने एक रिटर्न कर दिया, उसके नीचे आप एक कंसोल लगा दें, सी को प्रिंट कर दें, उसके नीचे डी को प्रिंट कर दें, लेकिन ये सारा कोड क्या हो जाएगा? नहीं चलेगा। अब अगर मैं शुरू में रिटर्न लगा दूं और उसके आगे कोई वैल्यू भी ना रिटर्न करूं, खाली रिटर्न कर दिया, रिटर्न का मतलब अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया, कुछ भी मैंने डिफाइन है, अब क्या होगा? अब इसमें क्या आएगा रिजल्ट में? मैंने शुरू में लगा दिया, मैं पूछना चाह रहा हूं अब क्या होगा? ए प्लस बी सी रिटर्न होगा या डी रिटर्न होगा? मैंने अभी क्या बताया? एक फंक्शन के अंदर जब आपने रिटर्न कीवर्ड लगा दिया, उसके नीचे वाला कोड अनरीचेबल है, वो कभी भी चलेगा नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। जहां रिटर्न लग गया फंक्शन में, उसके नीचे चाहे आपने 1 लाख लाने लिख दिए, वो चलेंगी? वो अनरीचेबल है, वो कभी भी नहीं चलेंगी। इसलिए रिटर्न हमेशा लास्ट लाइन पे लगाते हैं, क्योंकि उसके नीचे अगर हम कोड लिख भी दें, चलना तो वैसे नहीं है, तो फिर रिटर्न हमेशा फिर क्या होगा? लास्ट लाइन ही होगी। और एक फंक्शन कितनी वैल्यूज रिटर्न कर सकता है? एक फंक्शन कितनी वैल्यूज रिसीव कर सकता है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पैरामीटर रिसीव कर सकता है, लेकिन रिटर्न सिर्फ 1 कर सकता है। समझ आई बात? पैरामीटर्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रिटर्न सिर्फ 1 होती है। आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों है? कुछ भी देखे ना, बनाने वाले ने कोई तो लॉजिक सोची होगी कि भाई ऐसा क्यों है, ये मतलब ये देखो ना, प्रोग्रामिंग में तो कुछ भी रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, तो ऐसी ये क्यों रिस्ट्रिक्टिव है? इसको ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न करने में क्या पंगा है, ये समझना पड़ेगा हमें। समझ रहे हो? अच्छा, लॉजिक बड़ी सिंपल है। वो कहता है कि फंक्शन आप हमेशा इसलिए बनाते हो, फंक्शन के बनाने की मेन रीज़न क्या होती है कि आप उसको इनपुट डाटा देते हो, फिर उस फंक्शन को बनाने के पीछे कोई लॉजिक होती है, जैसे ऐड, डिलीट, अपडेट, जैसे एडिशन करना, मल्टीप्लाई करना। वो होने के बाद वो कहता है फंक्शन का एक जवाब आना चाहिए, और वो जवाब रिटर्न होना चाहिए। ऐसे तो नहीं होना चाहिए मैंने उसको 10 वैल्यूज दी हैं, 10 ही वापस आ रही हैं, तो फिर फंक्शन क्या कर रहा है? फंक्शन का काम क्या है? रिजल्ट प्रोड्यूस करना, कैलकुलेशन परफॉर्म करना।
वो कहते हैं कि आपने उसको डाटा भेजा है मल्टीपल, लेकिन उसका जवाब तो एक ही आना चाहिए, फिर ही उसको हम फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि फंक्शन का काम है प्रोसेसिंग करके कोई चीज़ पैदा करना, कोई प्रोड्यूस करना, कोई रिजल्ट निकालना। बात समझ रहे हो? उसका ये काम नहीं है कि चीज़ों, लेट्स सपोज हम फंक्शन बनाते हैं, हम कहें तुम्हें मैं 2 पिक्चर दूंगा, तुम मुझे एक पिक्चर बना के देना। ये फंक्शन की लॉजिक ही ये है ना। अगर वो 2 ही पिक्चर आपको वापस कर दे, फिर तो लॉजिक क्या है फंक्शन की? फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो 2 पिक्चरें ऑलरेडी आपके पास थी। तो लॉजिक तो ये है ना, मैंने 2 पिक्चरें दी और उसने एक बना के रिटर्न कर दी। यही, इसी वजह से हम उसको फंक्शन बोल रहे हैं ना। तो इसलिए उन्होंने रिटर्न एक रखा हो, ताकि जो मकसद है ना फंक्शन बनाने का वो जिंदा रहे, कि उसको मैं कोई डाटा दूंगा, वो प्रोसेसिंग करके मुझे उसका रिजल्ट देख। जैसे मैं उसको कहता हूँ मैं तुम्हें ना 15 पैरामीटर दूंगा एक पर्सन के रिलेटेड, उसका नाम, ईमेल, चीज़ें सारी, और तुम मुझे एक उसकी PDF बना के देना। तो PDF तो एक ही होगी ना, ऐसे तो नहीं होगी मैं 15 चीज़ें दूँ और 15 ही वो मुझे वापस कर दे। तो फिर फंक्शन क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमेशा फंक्शन को मल्टीपल चीज़ें जाती हैं, वो हमेशा हमें चीज़ एक ही रिटर्न करता है। ये रीज़न है इसके पीछे, लॉजिक है, क्योंकि फंक्शन का मकसद ही ये है। फंक्शन बनाते हैं इसलिए हैं कि एक काम करवाना है, एडिशन करानी है, मल्टीप्लाई कराना है। जब वो काम ही नहीं हो रहा, जो डाटा दिया है उसी शेप में वापस आ रहा है, तो फिर फंक्शन बनाने का क्या फायदा है? सेंस बन रही है ना? इसलिए एक रिटर्न है। रिटर्न तो नहीं भूलेगा आप कभी कि रिटर्न का क्या मतलब है, क्यों लगाते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, कितने लगा सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट ऑल सेट। नहीं, मैंने बोला ना इसके पीछे तो रीड भी नहीं होगा ना, ये रिटर्न लग गया, इसके नीचे रीड ही नहीं होना। टॉप टू बॉटम तो रिटर्न की लॉजिक क्या है? मैंने अभी तो बताई है रिटर्न की लॉजिक क्या है। एक रिटर्न आ गया, उससे नीचे वाला रिटर्न चलना ही नहीं है, यही तो उसकी लॉजिक है। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक क्यों है, ये भी बताया मैंने। और जब रिटर्न एक आ गया, उसके नीचे चाहे आप रिटर्न लिखें, हेलो लिखें, हाय लिखें, उसने चलना ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न लग गया ना। एक फंक्शन में एक दफ़ा रिटर्न लग सकता है, और जब वो लग गया उसके नीचे रिटर्न नहीं आ सकता, उसके नीचे कोई कोड नहीं आ सकता। वो देखो कोड टॉप टू बॉटम ही चल रहा है, लेकिन उसकी भी एक लॉजिक है ना, कि यानी रिटर्न आ गया, उसके नीचे नहीं उसने रीड करना, वहाँ उसने रोक देना है, उसके नीचे नहीं चलाना। देखो ना, जैसे अब हम इफ़ लगाते हैं, मैं अगर इफ़ में फॉल्स लिख दूँ तो फिर कोड चलेगा नहीं। तो ये उसकी लॉजिक है ना, कि जैसे फॉल्स हो तो वो नहीं चलेगा, तो जैसे रिटर्न आ जाए उसके नीचे नहीं चलेगा वो। ऑल सेट। फंक्शन तो नहीं भूलेंगे। अच्छा, फंक्शन में अब ना कुछ और चीज़ें भी हैं। मैं उधर ही आने लगा उधर। अच्छा, फंक्शन में ना पैरामीटर, एक फंक्शन दोबारा से रिवाइज करते हैं। एक फंक्शन कितने पैरामीटर ले सकता है? एक फंक्शन कितनी वैल्यूज रिटर्न कर सकता है? ओनली 1। रिटर्न के आने के बाद लिखा हुआ कोड चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि मैंने लिख दिया ये, अब अज्यूम करो कि मेरे पास ये ही कोड है, मैंने यहाँ से सी रिटर्न किया हुआ है, बाकी तो कोड रीचेबल ही रहना है। अभी सी मैंने रिटर्न किया हुआ है, सी रिटर्न किया है, उसको 2 5 किया है, वो सी में 7 हुआ है, वापस आ गया, ऐसे ही हुआ है ना। अब अज्यूम करो कि मैं यहाँ से ये दोनों पास नहीं करता वैल्यूज, तो फिर क्या होगा? ए में क्या जाएगा? कुछ भी नहीं, और बी में कुछ नहीं, और कुछ नहीं, आपस में क्या होंगे? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होंगे तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो ये तो मसला है, यानी एक्चुअली कुछ नहीं होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने वो नंबर पास ही नहीं किया। अब अज्यूम करो कि मैं एक नंबर पास कर देता हूं, जैसे 2। अब क्या होगा? 2 जाएगा ए में और बी में,
कुछ नहीं, 2 और प्लस कुछ नहीं, 2 प्लस कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अब इससे मसला हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपना पैरामीटर खाली भेज रहा हूं उससे मेरा रिजल्ट फिर पैदा नहीं हो रहा। यहां पे आ जाते हैं हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यूज, क्या आती हैं, इक्वल टू 2 इक्वल टू 5। क्या मतलब हुआ, वो कहता है अगर तो पैरामीटर आया पीछे से, अगर तो पैरामीटर पीछे से आया तो फिर तो वही वैल्यू होगी जो हम पीछे से भेजेंगे। अगर वो वैल्यू ना आई तो आंसर, ये वैल्यू क्या होगी, 2। चलो मैं इसको 4 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, या इसको 3 कर देता हूँ। तो ए के अंदर अगर तो पीछे से वैल्यू ना आई तो क्या आ जाएगा, और अगर दूसरी ना आई तो क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और चीज़ें चल पड़ेंगी। अब अगर मैं यहाँ से एक भी वैल्यू नहीं भेजता तो आंसर क्या आना चाहिए, 7। क्यों, क्योंकि मैंने इनको क्या कर दिए, डिफॉल्ट। अब ये कुछ नहीं है, अगर तो पीछे से वैल्यू आती तो वो, अब तो वो क्या 7। अब अगर मैं यहाँ पे पहले में आंसर भेज देता हूँ 10 और दूसरे में नहीं भेजता तो फिर क्या होगा, ए में क्या चला गया, बी में क्या 3, तो आंसर क्या आ गया 13। अगर दूसरे में भी वैल्यू में भेज देता हूँ 15 तो अब क्या होगा, अब ये 4 और 3 कब चलेंगी, अगर पीछे से पैरामीटर ना भेजा जाए। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, कि पैरामीटर अगर पीछे से नहीं आया तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने सेट की होगी वो चल पड़ेगी। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम पहले में वैल्यू नहीं भेजना चाह रहे और बी में भेजना चाह रहे हैं, वो भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले में हमें कोई ना कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी, लाइक नल या कोई ऐसी चीज़, तो पहले में वैल्यू ना। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही कुछ ना दें यहाँ पे, तो वो इशू होता है। पाइथन में ये है, उसमें हम नेम्ड पैरामीटर भेज सकते हैं, यानी यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं ये ए के अंदर ये वाली वैल्यू पास करना, बी के अंदर ये वाली वैल्यू पास करना, इस तरह से। अभी स्टिल मैंने 15 भेजा है, तो वो आंसर उसका क्या आ रहा है, 18 ही आ रहा है, क्योंकि वो इसको पहली वैल्यू कंसीडर करेगा, चाहे आपने उसको जिस तरह से भी भेजा। अच्छा, अब ये भी समझ आ गई आपको, डिफॉल्ट पैरामीटर भी समझ आ गया। उसके अलावा हमारे पास होता है एक 3 डॉट आर्गुमेंट्स, 3 डॉट आर्गुमेंट। इसमें क्या है कि आप अपनी मर्जी से जितने वैल्यूज भेजना चाहें भेज सकते हैं, यानी हमने कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किया, इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जैसे अगर आप कंसोल डॉट लॉग को समझो, कंसोल डॉट लॉग, आपने कभी देखा है यहाँ पे कि हम समटाइम एक वैल्यू सिर्फ यूज करते हैं, प्रिंट कराते हैं, समटाइम जितनी करानी चाहें करा सकते हैं, वो समटाइम उससे भी ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि इसके पैरामीटर जो हैं वो फिक्स्ड नहीं है, जितने पीछे से आते हैं उतने यूटिलाइज हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि आप अपनी मर्जी से अपने पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। अगर हम इसको यहाँ पे रिसीव करके इधर मैं रिटर्न कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम भेजते हैं 2 3, तो मुझे एक्चुअली रिटर्न में क्या आ जाएगा, ये चीज़। यानी मैं जितने चाहूँ, 1 चाहूँ, 2 चाहूँ, 10 पैरामीटर चाहूँ, तो वैसे मैं भेज सकता हूँ। इसको हम स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं। हाँ, उसके लिए आज हमने टॉपिक कवर करना है नेक्स्ट। तो अभी तो बस मैं एक आप लोगों को आइडिया दिया है कि आप 3 डॉट लगा के अनलिमिटेड पैरामीटर रिसीव कर सकते हो। वो डिफाइंड नहीं होंगे, लेकिन जितने चाहें हम भेज सकते हैं। सही है, तो वो एक तरीका भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये भी आ गया मामला। ओके,
डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी हो गया। तो यहाँ तक फंक्शन जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब फंक्शन ना कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट वालों ने टाइपस्क्रिप्ट वालों ने लिखे हैं वो बने बनाए पहले से फंक्शन है। अगर हमें उनके नाम याद हों तो वो हमें बड़ी मदद कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन। अच्छा, पहला एक फंक्शन है var रिजल्ट इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम, ये फंक्शन की तरह कॉल हो रहा है ना। ये फंक्शन क्या करता है, हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। हम अगर रिजल्ट को प्रिंट कराएं, इसमें क्या आएगा, ये देखो एक नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं दोबारा इसको कॉल करूंगा तो फिर एक रैंडम, हर दफा मैं इसको कॉल करूंगा हर दफा ये क्या करेगा, यानी ये जो रैंडम नंबर मुझे मिल रहा है इस वेरिएबल में वो क्यों मिल रहा है, कौन बताएगा। यानी इस वैल्यू रिजल्ट में मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो क्यों मिल रही है, इस फंक्शन में ऐसा क्या हुआ है। इस फंक्शन में एंड पे उसने रिटर्न का कीवर्ड लगाया है। अगर वो रिटर्न का कीवर्ड ना लगाता तो मुझे इसके अंदर वैल्यू क्या मिलती, अनडिफाइंड। क्या मिलती, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है कि ये बिल्ट इन फंक्शन हम इसको जब कॉल कर रहे हैं तो जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसको वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अब इस रैंडम फंक्शन की लॉजिक ये है कि इसके अंदर कोई कोड लिखा हुआ है जो हर टाइम क्या करता है, रैंडम नंबर क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और उसका जो आंसर आ रहा है उसको रिटर्न कर रहा है। वो रिटर्न फिर हमारे वेरिएबल में जा रहा है, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। ये कुछ 17 डिजिट का रैंडम नंबर होता है, ये 0 to 1 के दरमियान होता है। अब अगर हम इसको रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं बिटवीन 100, तो हम क्या कर देंगे, इस 0 वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो अब देखो 94, 95, 32 डॉट से पहले अब हमेशा ये 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 100 तक। अगर मैं 10 तक करना चाहता हूँ तो ओनली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसमें रिपीट ज़्यादा होंगे ना। अब इसके बाद आ रहे हैं पॉइंट। उन पॉइंट को क्या करना है, ख़त्म करना है। अब इसका भी एक बना बनाया हमारे पास क्या है, फंक्शन है। वो क्या फंक्शन है मैं बताता हूँ। हम मैथ डॉट रैंडम से जो रिजल्ट आए उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, उसका जो भी जवाब आए उसको हम क्या करते हैं, रिजल्ट पार्स इंट, उसको क्या करते हैं, पार्स इंट एक ऐसा फंक्शन है जो नंबर लेता है और डॉट के बाद जो भी नंबर है उसको ख़त्म कर देता है और उसका जो भी आंसर है वो वेरिएबल में रख देगा। तो उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं, तो 0 आ जाएगा। देखो ना बीच में 0 आया ना। अब अगर आपने 1000 तक नंबर रैंडम जनरेट करने हैं तो रैंडम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000। अब 1 मिलियन से करने, यानी जितना नंबर आप यहाँ पे बड़ा करते जाएंगे उतने तक ये नंबर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। तो दो हमने बिल्ट इन फंक्शन पढ़ लिए, एक का नाम है मैथ डॉट रैंडम और एक का नाम है, क्या करते हैं दोनों फंक्शन, रैंडम नंबर जनरेट करता है और दूसरा पॉइंट्स को ख़त्म कर देता है। यानी ये पॉइंट्स को भी ख़त्म करता है। इसकी एक और लॉजिक भी है, अगर कोई हमारे पास वैल्यू है ना स्ट्रिंग में, यानी मैं एक नंबर देता हूँ स्ट्रिंग में 2, इस 2 की टाइप क्या होती है नॉर्मली, स्ट्रिंग। ये इसको चेंज करके इसकी टाइप बना देगा इंटीजर। यानी मेरे पास अगर यहाँ पे वार एक वैल्यू है, मे बी एक मेरे पास वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 2,
इस आउटपुट की टाइप क्या होगी? टाइप ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? स्ट्रिंग आएगी, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं इसकी इस आउटपुट को अपडेट कर दूं पार्स इंट से, तो ये क्या करेगा? इसकी टाइप को चेंज करके नंबर बना देगा। यानी अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग नंबर है, उसको आप इंटीजर में बनाना चाहते हो तो पार्स इंट आपके काम आएगा। अब चूंकि मैंने इसको पॉइंट के लिए क्यों यूज किया था, राउंड करने के लिए, क्योंकि ये इंटीजर है। इंटीजर की लॉजिक क्या होती है कि उसमें पॉइंट नहीं आते। अगर मैं यहां पे लिखता पार्स फ्लोट, फिर क्या होता? तो फिर क्या आता? पॉइंट आता नंबर में ना। अगर हम यहां पे इसको पार्स फ्लोट करते, मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा कर दिया ना 17 से ज्यादा, इसलिए पॉइंट नहीं आ रहा। अब जैसे आ रहे हैं ना, अगर मैं पार्स फ्लोट करता तो फिर वो यही नंबर ही देता, क्योंकि पार्स फ्लोट की लॉजिक क्या है? स्ट्रिंग वाले फ्लोट नंबर को पॉइंट वाले नंबर के अंदर कन्वर्ट करना। यानी अगर मैं यहां पे लगाऊं अगर पार्स फ्लोट, तो 2 आ रहा है, क्योंकि वो अगर मैं इसको 2.3 करूं तो पार्स फ्लोट करूं तो आंसर क्या आएगा? 2.3। लेकिन इधर पार्स इंट कर दूं फिर तो फिर 2 आएगा। तो इसलिए मैंने यूज कर लिया था उसको, क्योंकि पार्स इंट फिर दो तरह से काम आ गया ना हमें। लेकिन नॉर्मली राउंड करने के लिए ये पार्स इंट या पार्स फ्लोट यूज नहीं होता। राउंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस पर मैं आता हूं। यहाँ पे पार्स फ्लोट दोनों में लगा देता हूँ ताकि आप लोगों के काम आते रहें कोड। राउंड करने के लिए हमारे पास फंक्शन है रिजल्ट इक्वल टू मैथ डॉट राउंड, उसके अंदर आप रिजल्ट पास करते हो। ये क्या करेगा? राउंड करेगा। किस तरह से राउंड करेगा? मैथ के अंदर आपको पता है राउंड कैसे होता है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, चलो वैसे पास कर देते हैं नंबर। यहाँ मेरे पास नंबर है 7.6, तो आंसर क्या आएगा? 8 आ गया। अगर मेरे पास नंबर है 7.3, ठीक है। अगर मैं लिख दूं मैथ डॉट फ्लोर और मैं लिख दूं 7.7 या 7.7, तो मैथ डॉट राउंड ने इसको क्या कर दिया था, लेकिन मैथ डॉट फ्लोर इसको हमेशा फ्लोर जमीन की तरफ लेके आएगा। तो किस तरफ लेके आएगा? 7 की तरफ। और मैथ डॉट सील क्या करेगा इसको? मैं चाह रहा हूँ फंक्शन के नाम भी ना यहाँ लिखता ही रहूँ ताकि आप को करना ना पड़े यार। दूसरा क्या था? फ्लोर। और मैथ डॉट सील वो क्या करेगा? सील मतलब सीलिंग, याद रखने के लिए ऊपर। तो ऊपर क्या करेगा? ये चाहे 7.3 भी है तो क्या कर देगा? उसको इंक्रीज कर देगा। हाँ, तो 3 फंक्शन हो गए, सील, फ्लोर और सील हमेशा ऊपर लेके जाएगा, फ्लोर हमेशा नीचे लेके जाएगा, और राउंड वो जो मैथ वाला राउंड होता है कि 5 से बड़ा है तो करेगा, इससे नीचे है तो नहीं करेगा। इंक्रीमेंट बेस वैल्यू। अच्छा, ये भी समझ आ गया आपको। उसके बाद और कौन सा बिल्ट-इन फंक्शन है हमारे पास? मैथ डॉट मैक्स। अगर ये फंक्शन है, इसको मैंने मल्टीपल वैल्यू दी हैं, तो इसमें से ये क्या रिटर्न करेगा? सबसे जो बड़ी वैल्यू है।
यानी ये बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें रिटर्न कर रहा है 10। मैथ डॉट मिन वो क्या करेगा, मिनिमम जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा 1। और मैथ डॉट पावर ये क्या करेगा, पावर ऑफ 2 की पावर 3 क्या आएगा आंसर 8। ठीक है, ये भी मैथ डॉट पावर का बना बनाया फंक्शन है। ये इसके ये इतने सारे ये सारे इसके फंक्शन हैं जो यूज होते हैं इसके साथ। थीटा कार्ड करने के लिए, साइन कार्ड करने के लिए, ये मैथ के कुछ फंक्शन होते हैं ना, ए सिन, ए टेन, सी बी टी, वो ये सारे इसमें एग्जिस्ट करते हैं। जो भी आप फंक्शन इसमें चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, वो आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मेरे पास कोई इंटीजर नंबर है, यानी एक नंबर है मेरे पास लेकिन वो इंटीजर है 10, इसको मैं स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं। देखो स्ट्रिंग से हमने बनाया है वो नंबर, किस तरह, पार्स इंट और पार्स फ्लोट से। अगर मैंने नंबर को क्या बनाना है, स्ट्रिंग, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, पार्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड num1 डॉट ट्रू स्ट्रिंग डॉट ट्रू स्ट्रिंग। वो num1 को क्या कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेरे पास ऑप्शन है टू स्ट्रिंग। अच्छा, और बना बनाया मेरे पास कौन सा फंक्शन है, वही इसको कह रहा हूं लिस्ट कर दो। अलर्ट प्रॉम्प्ट confirm console dot log set time out set interval, वो सारे मुश्किल मुश्किल पहले लिखने लग गए हैं। चलो इसमें से देख लेंगे, कुछ कुछ तो हमने पढ़ ली हैं, कुछ कुछ वो देखते हैं क्या क्या जनरेट कर रहे हैं। ये अब सारे लिख रहे हैं, सारे लिख लेते हैं ऐसे। देखने के लिए कितने बिल्ट इन फंक्शन है ना। ये इतने फंक्शंस हैं जो बने हुए हैं, ये तो चाहे साल लग जाएगा। अच्छा, यानी ये सारे फंक्शंस हैं मैथ्स के दिखा रहा है। वैसे लिस्ट उसको कह सकते हैं बेसिक बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अलर्ट क्या करेगा, पॉपअप शो करता है, उसके लिए कंसोल डॉट लॉग कंसोल करने के लिए प्रॉम्प्ट वो यूजर से इनपुट लेते हैं। कन्फर्म, ये यस या नो में कन्फर्म करता है, पॉपअप आता है उसमें हम पूछते हैं क्वेश्चन कन्फर्म करने के लिए। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये मुश्किल वाले पहले दिखा रहा है, वो अभी हमने आज पढ़ने नहीं है। लेकिन ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं बिल्ट इन फंक्शन। और भी बहुत सारे हैं। आइडिया सिंपल है कि जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना, उनको हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें अगर उसका नाम आता है ना, जैसे मैथ डॉट रैंडम है या मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट सील, मिक्स, मिन मैक्स और पावर हमने देखा, उसके अलावा पार्स इंट, पार्स फ्लोट, तो ये जो बने बनाए फंक्शंस हैं, ये इनकी लॉजिक हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इनको यूज़ कर सकते हैं। वन से नहीं कर सकते, मैंने उसको बोला ना आपको कि आप मैथ डॉट राउंडर, आपको 17 डिजिट का नंबर मिलेगा, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होकर 1 तक जाएगी, पॉइंट में होती है। अगर आपने कोई भी रैंडम नंबर लाइक आप कहते हैं 0 से 1 तक क्रिएट करने हैं, तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें। आप कहते हैं 10 तक जनरेट, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें।
आपने 1000 से करने हैं, 2000 से करने हैं, जितने नंबर आपने रैंडम जनरेट करने हैं वहाँ तक उससे मल्टीप्लाई कर लें। 1 से लेके कहाँ तक जाए, मैं वही पूछ रहा हूँ, 1 से लेके कितने एग्जाम्पल दो, तो वो उसकी लॉजिक क्या है वही बताया ना मैंने आपको। रिजल्ट मैथ द ऑर्डर रैंडम मल्टीप्लाई 1 से 10, बात समझ रहे हो। ये 0 से लाइक 10 होगा ना, तो उसके अंदर +1 कर दें, तो 0 कभी आ ही नहीं सकता। अगर 0 भी आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा इस तरह। लेकिन 0 वो रहेगा, यानी 0 से ऑनवर्ड ही वो चलता है रैंडम नंबर। वो पहले स्ट्रिंग पढ़ेंगे फिर ही समझ सकते हैं। स्ट्रिंग का टॉपिक यानी पूरा होल टॉपिक पढ़ना है अभी हमें। ऑल सेट, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सही। अब हम आगे एक और टॉपिक की तरफ, बड़े टॉपिक की तरफ जाते हैं। अभी हमने क्या किया, आज हमने समझा फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होती है, और फिर स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पढ़े, फिर हम चले गए बिल्ट इन फंक्शंस, क्योंकि हमने देखा हमने अपने फंक्शन बना रहे हैं तो इस तरह के बने बनाए फंक्शंस भी हैं। बिल्ट इन फंक्शंस पे चले गए और बिल्ट इन फंक्शन पे जाके फिर हमने कुछ फंक्शन देखे, जैसे पार्स इंट, पार्स फ्लोट, मैथ डॉट रैंडम, सील, इस तरह के मैथ के कुछ फंक्शंस देखे और डाटा टाइप चेंज करने के कुछ फंक्शंस जो हैं वो देखे। तो आइडिया ये है कि बहुत सारे पहले से बने हुए फंक्शंस हैं, उनको हम डेवलपमेंट में नॉर्मली यूज़ करते हैं। हम अपने भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अपने। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसा फंक्शन लिखो जिसको मैं 5 पैरामीटर दूँ, उनमें से वो देखे कि कौन सा मैक्स है वो रिटर्न कर दे, ऐसा कोई प्रोग्राम हमने किया था ना एक दिन, तो उससे हम रिटर्न ले सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन बना बनाया यूज़ कर लें तो आसान हो जाता है काम, एक लाइन लिखनी पड़ती है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो तो बताएं।